आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 31। यशियुन ने आदित्य वर्मा द्वारा तैयार किए गए चावल लिए और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उस कुर्सी पर बैठ गई जिस पर आदित्य वर्मा मूल रूप से बैठने वाले थे। ओह ओह, ये उसके बगल में रोहित मेहता और बाकी दो लोगों ने अपने मुंह इतने बड़े कर लिए कि उन्हें लगा कि वे बतख का अंडा निगल जाएंगे। वे इतने सदमे में थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। आदित्य वर्मा ने सोचा था कि यशियुन साथ में खाना खाने आएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे उसके चावल छीन लेगी। लानत है, लेकिन वह क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता। अपने चारों ओर शत्रुतापूर्ण निगाहों को देखकर आदित्य वर्मा को पता चल गया कि वह सभी लड़कों का सार्वजनिक दुश्मन बनने से डर रहा है। वह बहुत असहाय महसूस कर रहे थे और बहुत अधिक चर्चित नहीं होना चाहते थे, लेकिन वह लो प्रोफाइल भी नहीं हो सकते थे। वह केवल एक और भोजन प्राप्त कर सकता था, इसलिए आदित्य वर्मा फिर से भोजन लेने के लिए दौड़े। देवी को अपने साथ एक ही मेज पर बैठे देख रोहित मेहता और अन्य दो लोग चौंक गए। देवी सचमुच चूहे का भोजन लाईं। उन्होंने सीधे हाउजी का नाम भी बताया। हाउजी ने कुछ नहीं कहा और शर्मिंदा होकर खाना लेने चला गया। अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो कौन विश्वास करेगा? यशियुन ने अपने बगल में बैठे तीन लड़कों की ओर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसने तीनों का अभिवादन करने की पहल की। नमस्ते, क्या आप सभी आदित्य वर्मा के रूममेट हैं? रोहित मेहता और अन्य दो ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और शीघ्रता से सिर हिलाया। ओ हाँ गुरु जी, आप। शिक्षक, ये आप और हाउजी तीनों अपनी आंतरिक जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। पूछना तो चाहते थे लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यशियुन ने तीनों लोगों को देखा और फिर से हंसा। हे, ये सही है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हम साथ रहते हैं। जब यशियुन ने ये कहा तो ये तीनों लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह था और तीनों लोग तुरंत शब्दों से परे सदमे में आ गए। क्या लानत है? अरे बाप रे, क्या हाउजी न केवल देवी को जानता है बल्कि वह देवी के साथ रहता भी है? जानवर। इस समय आदित्य वर्मा अंततः अपना भोजन लेकर वापस आ गया। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आदित्य वर्मा ने तीनों लोगों से सीधे पूछा। उसे लगा कि तीनों लोग बहुत खूंखार लग रहे थे, मानो उसे मार ही डालेंगे, और उनकी आंखें बेहद अजीब थीं। करण सिंह, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अरविंद पटेल, आदित्य, तुमने सचमुच बहुत गहराई से छुपा लिया। रोहित मेहता, क्या आप अब भी इंसान हैं? आदित्य वर्मा फिर से उलझन में थे, हैरान थे। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, और आप मनुष्य कैसे नहीं हो सकते? हे भगवान, कहते हैं कि जो लोग दूसरों का मुंह खाते हैं वे नर्म होते हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह इतना कठोर क्यों है? आदित्य वर्मा इसे फिर से कहने से खुद को रोक नहीं सके और फिर भोजन के साथ यशियुन के बगल में बैठ गए और फिर जल्दी से खाना शुरू कर दिया। और यशियुन से बात नहीं करना चाहते थे। जहां तक रोहित मेहता और अन्य दो का सवाल है, क्योंकि यशियुन यहाँ बैठी थी, उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से अब और बात नहीं की और वे सभी अपना अपना खाना खा रहे थे। माहौल थोड़ा अजीब था। मैं कर चुका हूँ, आप लोग अपना समय लें। आदित्य वर्मा सबसे पहले खाना खत्म करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ लोगों से कहा और फिर वे जाने के लिए तैयार हो गए। आदित्य वर्मा के ये कहने के बाद रोहित मेहता ने भी कहा, मैं भी कर चुका हूँ टीचर, ये अपना समय लीजिए। फिर अरविंद पटेल की बारी थी। करण सिंह को अभी भी खाते देख अरविंद पटेल खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने करण सिंह को मेज के नीचे लात मार दी। तुम सब इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है, मैं भी खा चुका हूँ। करण सिंह पहले तो खाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वे तीनों जाने को तैयार हैं तो उसने खाना बंद कर दिया। शिक्षक, ये हम पहले छात्रावास में वापस जाएंगे, अरविंद पटेल ने तुरंत कहा। यह दृश्य देखकर यशियुन फिर से हंस पड़ा। तुम सब इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? टीचर तो लोगों को नहीं खाता। फिर उन्होंने आदित्य वर्मा से कहा जो जाने ही वाला था। छात्र आदित्य वर्मा, दोपहर को कक्षा के बाद शिक्षक के वापस जाने का इंतजार करें। एक वाक्य में आदित्य वर्मा को फिर से ठेस पहुंची। आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर यशियुन की मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। यह मकान मालिक काफी दिलचस्प है। आगे चलकर मुंबई में उसकी जिंदगी ज्यादा बोरिंग नहीं होनी चाहिए। छात्रावास की ओर वापस जाते समय
आदित्य वर्मा को रोहित मेहता और अन्य दो ने पकड़ लिया और सवाल पूछते रहे। हाँ जी, तुम वास्तव में देवी के साथ रहते हो और तुमने यह बात अपने अच्छे भाइयों से छिपाई और ऐसा दिखावा किया कि तुम उसे जानते ही नहीं। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी है? क्या जानवर है? जानवर है। सच बताओ, क्या तुमने देवी ये के साथ ऐसा किया है? हाँ जी, नहीं भाई। हाँ, क्या आप मुझे कुछ कौशल सिखा सकते हैं? आदित्य वर्मा अवाक थे और उनका चेहरा उदास था। हम साथ रहते हैं, लेकिन मैं मकान मालिक हूँ और वह किराएदार। उसने मेरा घर किराए पर लिया है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। आदित्य वर्मा ने बताया। हे भगवान, यह एक अमीर मकान मालिक और एक सुंदर किराएदार है। स्पष्टीकरण एक आवरण है और आवरण ही तथ्य है। इससे इनकार मत करो। क्या आप ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि आपका कोई अफेयर नहीं है? आदित्य वर्मा ने चाहे जो भी समझाया, उन तीनों को विश्वास ही नहीं हुआ। वे चारों छात्रावास में लौट आए, दोपहर का भोजन लिया और फिर दोपहर की कक्षा में चले गए। अंतिम कक्षा तक आदित्य वर्मा सीधे मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड वापस जाने के लिए तैयार थे। यदि किसी के पास विला है तो स्कूल के छात्रावास में कौन रहना चाहेगा? आदित्य वर्मा के बाद रोहित मेहता भी नेहा कपूर की पोश कार को वापस कर मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड तक जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन जब आदित्य वर्मा उस एस्टन मार्टिन के पास गए जिसकी वे बात सुन रहे थे, तो कार के पास पहले से ही चियोंगसम पहने एक महिला खड़ी थी। ये शियुन था, जो स्पष्ट रूप से लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्या आपके पास अपनी कार नहीं है? आदित्य वर्मा ने ये शियुन से पूछा। हाँ, लेकिन मैं बस आपकी कार में बैठना चाहता हूँ। सहपाठी आदित्य वर्मा, क्या आप शिक्षक को स्वयं कार चलाने की अनुमति दे सकते हैं? ये शियुन ने आदित्य वर्मा से इतने आकर्षक ढंग से कहा कि मना करना असंभव था। आदित्य वर्मा अवाक रह गया और उसका गला रुंध गया। अपने आसपास की ईर्ष्यालु, जलन भरी और घृणा भरी निगाहों को देखते हुए आदित्य वर्मा ने फिर भी ये शियुन को अपनी कार में बैठने दिया। अगले ही पल कार जोर से गर्जना करने लगी और एस्टन मार्टिन फुसफुसाते हुए निकल गई। पूरे रास्ते तेज गति से आदित्य वर्मा ने एस्टन मार्टिन को चलाया और देवी को उठाया, लेकिन देवी वही व्यक्ति नहीं थी जो कल रात थी। हालांकि अभी आधे रास्ते में ही आदित्य वर्मा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तभी एस्टन मार्टिन एक बस स्टॉप के सामने आकर रुकी। आदित्य वर्मा की नज़र बस स्टॉप पर पड़ी जहां यात्री चढ़ और उतर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि बस पर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह था और केवल आदित्य वर्मा ही इस विस्मयादिबोधक चिन्ह को देख सकता था। ये बहुत बड़ा था और इससे चमकदार लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे आदित्य वर्मा लगभग अंधे हो गए थे। यह एक त्वरित संदेश है। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय उनकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी। अब जब आप इसका सामना कर चुके हैं, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तभी से आदित्य वर्मा ने बस पर लगे विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक कर दिया। भुगतान क्यूआर कोड तुरंत सामने आ गया। आदित्य वर्मा ने भी तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, कोड स्कैन किया और 200 रुपये का भुगतान कर दिया। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। यह एक बस है जो पुल से गिरने वाली है। यह एक बस है जो पुल से गिरने वाली है। एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म से चूक गया है और ड्राइवर से बहस करने वाला है। अधिक जानकारी के लिए पर क्लिक करें। सिस्टम से यह संकेत मिलने के बाद आदित्य वर्मा हैरान रह गए। उनका चेहरा बदल गया और उनके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। अरे, ये बस पुल से गिरने वाली है। बस में बहुत सारे लोग सवार हैं। अगर यह पुल से गिर गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय बस फिर से चल पड़ी है और जियांग ब्रिज की ओर बढ़ रही है। आदित्य वर्मा ने जल्दी से तीर पर क्लिक किया और कोड स्कैन करके 400 रुपये और दे दिए। 1 मिनट बाद बूढ़ा आदमी ड्राइवर से स्टीयरिंग व्हील छीन लेगा। अधिक जानकारी के लिए पर क्लिक करें। आदित्य वर्मा कोसना चाहते थे। क्या आप तुरंत कोई संकेत दे सकते हैं? ऐसी आपात स्थिति में व्यवस्था सचमुच बहुत सुस्त है। आदित्य वर्मा को थोड़ा शक हुआ। क्या सिस्टम जानबूझकर ऐसा कर रहा है? लेकिन इस समय वह ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था और सीधे फिर से तीर पर क्लिक कर दिया। क्यूआर कोड फिर से सामने आया और आदित्य वर्मा ने तुरंत कोड स्कैन किया और 800 रुपये का भुगतान कर दिया। ये सही है, इस रिमाइंडर के लिए पैसे 800 रुपये हो गए हैं। बस 3 मिनट में यात्रा की दिशा के दाईं ओर पुल से नीचे उतर जाएगी। उल्टी गिनती 2:59 2:58 2:57 पर शुरू होती है। आदित्य वर्मा ने देखा कि बस पर लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह इस समय में बदल गया
उल्टी गिनती में, जो लगातार घट रही थी। आदित्य वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? इस समय एस्टन मार्टिन पर ये शियुन ने उलझन में आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा ने अचानक गाड़ी रोकी और फिर हाथ से बस को देखा। वो क्या कर रहा था? क्या उसने बस पर छोटा सा विज्ञापन देखा? आदित्य वर्मा ने ये शियुन को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी नज़र अभी भी बस पर थी। लेकिन इस समय बस, जो पहले सामान्य रूप से चल रही थी, अचानक मुड़ गई और लगभग कार दुर्घटना हो गई। बगल वाली लेन में चल रही कार लगभग उससे टकरा गई और वह तेजी से मुड़ भी गई। बस के अचानक मुड़ने से न केवल कार चालक डर गया, बल्कि बस में सवार 30 से अधिक लोग भी चीखने लगे। इसी दौरान बस में एक बुजुर्ग महिला चाहती थी कि ड्राइवर बस रोक दे क्योंकि वह पुल पर बने प्लेटफॉर्म से चूक गई थी, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने बस ड्राइवर को अपनी छड़ी से मारा। इस दृश्य को कई लोगों ने देखा। ये जियांगजियांग ब्रिज मुंबई का एक प्रसिद्ध स्थान भी है। पुल पर कई लोग इस दृश्य को देख रहे हैं और कुछ इंटरनेट हस्तियां यहां प्रसारण कर रही हैं। जब सभी लोग सोच रहे थे कि बस को क्या हुआ, तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि बस वास्तव में बाईं और दाईं ओर मुड़ने लगी थी। कुछ देर तक चीखें गूंजती रहीं। क्या चल रहा है? बस का क्या हुआ? बस में समय देखते ही देखते 2:30 बजे बज गए हैं और अभी भी घट रहा है। आदित्य वर्मा का चेहरा अचानक फिर चौंक गया। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, आदित्य वर्मा ने मन ही मन कहा। अब और बर्दाश्त नहीं होता। इतनी सारी जिंदगियां, उसे दुखद घटनाएं नहीं होने देनी चाहिए। आदित्य वर्मा ने अपनी कार पर एक बार फिर से नजर डाली। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा ने निर्णय ले लिया और सीधे यात्री द्वार खोल दिया। जल्दी नीचे उतरो। ये देखकर कि ये शियुन अभी भी अचंभे में थी, आदित्य वर्मा अब इतनी परवाह नहीं कर सकता था और सीधे ये शियुन को पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। आदित्य वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? आदित्य वर्मा कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। आदित्य वर्मा पुनः ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। भनभनाना अचानक कार की गर्जना गूंज उठी। अगले ही क्षण एस्टन मार्टिन सीधे बाहर निकला और बस की दिशा में चल पड़ा। आदित्य वर्मा, ये दृश्य देखकर ये शियुन सदमे से चीख पड़ी। उसने स्वाभाविक रूप से बस की असामान्यता देखी और उसके दिल में तुरंत एक बुरा पूर्वाभास हुआ। आदित्य वर्मा ने उसे बस से क्यों उतरने दिया? यह आदमी साफ तौर पर कुछ बेवकूफ़ी करना चाहता था और हम नहीं चाहते कि वह किसी खतरे में पड़े। आदित्य वर्मा, वापस आओ। ये शियुन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह आदित्य वर्मा पर जोर से चिल्लाई और पूरे व्यक्ति को पुल तक खदेड़ दिया। हालांकि आदित्य वर्मा ये शियुन की बातें कभी नहीं सुनेंगे। इस समय आदित्य वर्मा के मन में केवल एक ही विचार था, बस को रोकना। अब बस में उल्टी गिनती 1:08 हो गई है, यानी 1.5 मिनट से भी कम समय में बस पुल से नीचे गिर जाएगी। और अब भी बस आदित्य वर्मा से 300 या 400 मीटर दूर है। तेज और तेज आदित्य वर्मा ने नीचे की ओर एक्सीलेटर पर पैर रखा और एस्टन मार्टिन ने सीधे गोली मार दी, जिससे गति चरम पर पहुंच गई। उस दिन मौसम अच्छा था और कृतिका शर्मा और उनकी बहन प्रिया पटेल जियांगजियांग ब्रिज पर लाइव प्रसारण कर रही थीं। इंटरनेट सेलिब्रिटी होने के नाते कृतिका शर्मा न सिर्फ दिखने में अच्छी हैं, बल्कि उनका फिगर भी अच्छा है और वो गाने और डांस में भी माहिर हैं। वो डांस कर रही थीं और उनके आसपास कई लोग जमा हो गए। तभी कृतिका शर्मा ने बस में अचानक ये नज़ारा देखा और चीख पड़ी। बस का क्या हुआ? कृतिका शर्मा की नज़रें बस पर टिक गईं और उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और नाचना भी भूल गईं। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में उन प्रशंसकों ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो एंकर? नाचते रहो, मैं इसे बड़े चाव से देख रहा हूँ। जियाओ कियान, तुम क्या देख रहे हो? तुम रुक क्यों गए? मैं स्खलित होने वाला हूँ। बस? कौन सी बस? मैं बस में चढ़ना चाहता हूँ, मेरा इंतज़ार करो। इस समय कृतिका शर्मा की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया पटेल ने भी असमंजस में पूछा, कियान क्या हुआ? लेकिन जब उसने कृतिका शर्मा की नज़रों का पीछा किया तो वह चौंक गई। बस के उतरते ही ज़रूर कुछ हुआ होगा और उसकी दिशा बहुत ही गड़बड़ थी। कियान, जल्दी करो और लाइव प्रसारण करो, जल्दी करो और लाइव प्रसारण करो। प्रिया पटेल ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कृतिका शर्मा पर चिल्लाईं। कृतिका शर्मा ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर सीधे फ़ोन की स्क्रीन को एक दिशा में घुमाकर दाएं बाएं मुड़ती बस की ओर इशारा किया। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बस में क्या हुआ। ये पलट रही है और बहुत खतरनाक लग रही है। कृतिका शर्मा ने लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिजन से कहा।
लाइव प्रसारण कक्ष में हजारों ऑनलाइन नेटिजन्स ने भी कृतिका शर्मा के मोबाइल फोन के माध्यम से पहली बार ये दृश्य देखा। क्या ये सचमुच सच है? हे भगवान, क्या बस का नियंत्रण खो गया? नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत खतरनाक होगा। पुलिस को बुलाओ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। सिर्फ लाइव प्रसारण कक्ष में ही नहीं, इस समय जियांगजियांग ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों की नज़र बस पर पड़ी और उनके दिलों में एक बुरा एहसास हुआ। उस बस को रोको, रुको, जल्दी रुको। आसपास मौजूद कई लोगों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वे बस की ओर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि बस और भी जोर से मुड़ी। अगले ही पल बस में बुढ़िया ने ड्राइवर के सिर पर बेत से वार किया। एक पल के लिए उसका सिर चकरा गया, उसकी नज़र धुंधली हो गई और उसके हाथ में पकड़ी स्टीयरिंग व्हील बेकाबू होकर तेजी से दाईं ओर मुड़ गई। अच्छा नहीं है, मैं पुल से गिरने वाला हूँ। इस समय सभी के दिल धड़क रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। नहीं, कृतिका शर्मा ने यह दृश्य देखा, उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई और उसने अपना सुंदर मुंह ढक लिया। लेकिन इस समय भन-भनाहट मोटर की गर्जना अंतरिक्ष में गूंज उठी, लेकिन एक तेज गति से आती हुई एस्टन मार्टिन वहां से निकल गई। वह कार, क्या करें? वह नहीं जा रहा है। इस समय सभी का ध्यान इस एस्टन मार्टिन की ओर आकर्षित हुआ। इसके तुरंत बाद सभी ने अपनी सांस रोक ली। मैंने केवल इतना देखा कि एस्टन मार्टिन सीधे बस की दिशा में दौड़ी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और इस समय आदित्य वर्मा के पास यही एकमात्र रास्ता है। वह घायल हो सकता है, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा तैयार है। कार बर्बाद हो सकती है, लेकिन आदित्य वर्मा को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। 30 से अधिक जानें चली गईं, इसलिए हम इस बस को पुल से गिरते हुए नहीं देख सकते थे। अंत में टकराना आदित्य वर्मा एस्टन मार्टिन चला रहे थे। बस पुल से गिरने ही वाली थी कि अचानक एक बस के किनारे से टकराए और जोरदार गर्जना हुई। आह! इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर कई लोग चीखने से खुद को नहीं रोक सके। की टक्कर से एस्टन मार्टिन का अगला हिस्सा सीधे तौर पर विकृत हो गया और फिर वह बस के बॉडी और पुल की रेलिंग के बीच फंस गया, जिससे कर्कश आवाज हुई और वह आगे की ओर खिसकता रहा। इस तरह की टक्कर के बाद बस की मूल दिशा भी बदल गई, कम से कम ये रेलिंग से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसी टक्कर से आदित्य वर्मा के पूरे शरीर पर मानो जोर का झटका लगा। उसका सिर हिल गया और चक्कर आने लगा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने आदित्य वर्मा को स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। आदित्य वर्मा ड्राइवर सीट पर बैठे थे और उनके शरीर पर एक ही झटके में कई चोटें उभर आईं। कार का आकार बिगड़ गया था और आदित्य वर्मा को भी जोर से जकड़न महसूस हुई, मानो उनका दम घुट रहा हो। बस इतना ही, बस ने आदित्य वर्मा की एस्टन मार्टिन को कुचल दिया और अंततः दसियों मीटर तक घिसटने के बाद रुक गई। दृश्य बहुत गड़बड़ था, हालांकि ये दृश्य देखने वाले सभी लोगों ने राहत की सांस ली। इस स्पोर्ट्स कार के लिए धन्यवाद। अगर यह कार न होती तो ये बस पुल से गिर सकती थी। लोगों को बचाओ, लोगों को जल्दी बचाओ। एम्बुलेंस, क्या एम्बुलेंस बुला ली गई है? जल्दी करो और याओ एयर 0 से लड़ो। किसी ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई घायल हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि डकार आई थी या नहीं। कई उत्साही लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे, यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ पहले चल रही थीं, वे भी एक एक करके रुक गईं और फिर लोग मदद के लिए आगे आए। क्या तुम ठीक हो? क्या सब कुछ ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है। मैं भी ठीक हूँ। ये सचमुच डरावना है। बस में सभी यात्रियों के मन में डर बना हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे नर्क के द्वार से निकलकर आए हों। बेशक वे बेहद खुश थे। आपदा से बच गए। सचमुच एक आपदा थी। सौभाग्यवश बस में सवार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, केवल कुछ लोग घायल हुए। यात्री एक के बाद एक बस से उतर गए। धिक्कार है बुढ़िया, तुमने तो अभी अभी हमें मार ही डाला था। अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, हमें रोको मत। तुम ही वास्तव में मरने के लायक हो। जब इन यात्रियों ने देखा कि जिस बूढ़ी औरत के कारण अभी अभी कार दुर्घटना हुई थी वह वास्तव में जीवित है, तो वे उत्तेजित हो गए और गुस्से से उस बूढ़ी औरत को कोसने लगे। ये वही है जिसके आप हकदार हैं। एस्टन मार्टिन का शरीर विकृत हो चुका था, लेकिन आदित्य वर्मा का शरीर चालक की सीट पर फंसा हुआ था। आओ और मेरी मदद करो, इस कार में लोग हैं। ये दयालु लोग दौड़कर आए और कार में आदित्य वर्मा को देखा और उत्साहित होकर बोले। ये वही छोटा भाई था जिसने अभी अभी लोगों से भरी एक कार को बचाया था। सभी लोग उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें। हीरो, यह एक असली हीरो है।
वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। कृतिका शर्मा भी भीड़ में हैं और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन अभी भी यहाँ हो रही हर घटना को रिकॉर्ड कर रहा है और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण हो रहा है। यह एक कार दुर्घटना का पहला दृश्य है। लाइव प्रसारण कक्ष में हजारों बल्कि लाखों लोग मौजूद हैं और नेटिजन्स लगातार आ रहे हैं। वे इस कार दुर्घटना को देखने और लोगों को बचाने वाले एक नायक को देखने आए हैं। एक चमत्कार का गवाह बने। परिवार, ये बहुत अच्छी बात है कि बस में सभी यात्री ठीक हैं। ये सचमुच एक चमत्कार है। यदि यह स्पोर्ट्स कार जल्दी से बाहर नहीं आती तो परिणाम अकल्पनीय होते। इस स्पोर्ट्स कार को चलाने वाला व्यक्ति एक हीरो है, एक असली हीरो। अब ये स्पोर्ट्स कार बुरी तरह से विकृत हो चुकी है। हीरो कार में फंस गया है और बड़े लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि वह ठीक हो जाए। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा, भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, कृपया मान जाओ, कृपया मान जाओ। चियोंगसम पहने एक खूबसूरत महिला भीड़ के बीच से गुजरती हुई कार दुर्घटना स्थल पर पहुंची। जब ये शियुन ने एस्टन मार्टिन को टक्कर के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते देखा तो उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसे जोरदार टक्कर लगी हो। अगले ही पल ये शियुन चीखी और आगे बढ़ी, आह आदित्य वर्मा, मत मरो आदित्य वर्मा। ये शियुन सचमुच घबरा गया था। आदित्य वर्मा, तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो, तुम मर नहीं सकते। चिल्लाते हुए ये शियुन की आंखें लाल हो गईं। रोया यह दृश्य आसपास के लोगों ने फिर देखा और वे सभी पुनः आश्चर्य और संदेह व्यक्त करने लगे। क्या यह उसकी प्रेमिका है? कितनी सुंदर लड़की है, वह सचमुच रो पड़ी। ज़ियाओकियान के लाइव प्रसारण कक्ष में अनगिनत नेटिजन्स इस दृश्य से प्रभावित हुए और एक के बाद एक संदेश छोड़े। चलो भी, कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी सुंदर देवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, देवी को रोने मत दो। कृतिका शर्मा जब ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित और भ्रमित हो गईं। आदित्य वर्मा, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों है? यह उस आदमी के नाम से मिलता जुलता है। वे एक ही व्यक्ति तो नहीं होने चाहिए, है ना? उनका नाम भी एक ही होना चाहिए। चूंकि वह लड़का कॉलेज का छात्र है इसलिए उसे इतनी सुंदर देवी नहीं मिल सकती। लेकिन कृतिका शर्मा फिर भी करीब चली गईं ताकि नायक की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट तस्वीर ले सकें। हालांकि इस समय कृतिका शर्मा की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया पटेल चिल्लाए, कियान कियान, ये वही है, ये वही है, ये वही है। प्रिया पटेल की आवाज़ सुनकर कृतिका शर्मा हैरान रह गईं। हमारा मित्र लिटिल नेजा, यानी वह क्या है? कृतिका शर्मा ने हैरानी से पूछा। प्रिया पटेल थोड़ी चिंतित थीं और उन्होंने जल्दी से विकृत कार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही है, आदित्य वर्मा, वही आदित्य वर्मा जिसने उस दिन खान मार्केट के गेट पर तुम्हारी मदद की थी। प्रिया पटेल की बातें सुनकर कृतिका शर्मा के सुंदर चेहरे का रंग अचानक बदल गया। क्या? कृतिका शर्मा ने अविश्वास से कार में बैठे उस युवक को फिर देखा और उसका चेहरा साफ साफ देखा। कहीं यह आदित्य वर्मा तो नहीं है? उसने व्हाट्सएप भी जोड़ दिया, हर समय उसी के बारे में सोचते हुए कृतिका शर्मा घबरा गई और उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। आह, ये कैसे हो सकता है? आदित्य वर्मा, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, कृतिका शर्मा बेसुध स्वर में चिल्लाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास के लोगों और अनगिनत नेटिजन्स ने इसे देखा। अभी अभी चेयोंगसम देवी के रोने के बाद ये खूबसूरत एंकर भी रो पड़ी। अरे, क्या हो रहा है? ये खूबसूरत एंकर क्यों रो रही है? कोई कहानी तो होगी ही। क्या वह भी इस लड़के की गर्लफ्रेंड है? हम अमीर लोगों की दुनिया को नहीं समझते। आसपास खड़े दर्शकों ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं तथा वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। और कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में इस दृश्य ने अनगिनत नेटिजन्स को भी स्थिर बैठने में असमर्थ बना दिया। एंकर क्यों रो रहा है? क्या किसी को पता है कि क्या हो रहा है? आदित्य वर्मा, क्या यही नाम है उस लड़के का? क्या कोई मुझे इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकता है? जोड़ 1 जोड़ 10086। क्या ये वह आदमी नहीं है जो चेहरे पढ़ सकता है? वापस जाओ और परसों एंकर का वीडियो देखो, वह आदमी जिसने एंकर की मदद की थी। कौन सा वीडियो? वह अभी भी चेहरे क्यों पढ़ रहा है? कोकॉल्डमैन, मनीष मेहरा को खोजिए और आपको पता चल जाएगा, या फिर कोठरी में छिपा प्लम्बर खोजें। ज़ियाओकियान के लाइव प्रसारण कक्ष में कुछ नेटिजन्स ने आदित्य वर्मा को भी पहचान लिया। आपको पता है, पिछले 2 दिनों में टिकटॉक पर एक वीडियो बहुत चर्चित रहा है।
यह मनीष मेहरा नाम के एक आदमी के बारे में है जिसे पता चला कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे घर में दूसरे मर्दों के साथ गलत काम कर रही है। उसे धोखा देने वाला आदमी अलमारी में छिपा हुआ था और खुद को प्लम्बर बता रहा था। इस वीडियो का कारण यह है कि आदित्य वर्मा नाम का ये युवक न केवल प्राचीन गिरोह में एक लोकप्रिय इंटरनेट सेलिब्रिटी है जिसे कृतिका शर्मा ने बचाया था, और यह भी देखा कि मनीष मेहरा किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जिसे धोखा दिया गया था। तो कई नेटिजन्स इस तरह से आदित्य वर्मा को जानने लगे। हे भगवान, ये वही निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों को बचाने वाला हीरो असल में आदित्य वर्मा है। कोई आश्चर्य नहीं कि एंकर रो पड़ा। आइए एंकर, यह एक अमीर आदमी है, एक अमीर आदमी जो स्पोर्ट्स कार चला रहा है। ये सचमुच अद्भुत है। एस्टन मार्टिन कहते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंततः विकृत एस्टन मार्टिन को सभी ने खींचकर अलग कर दिया। अंदर फंसे आदित्य वर्मा को भी बचा लिया गया। भाई, तुम ठीक तो हो? भाई उठो। आदित्य वर्मा को बचाने वाले उत्साही चाचाओं ने जल्दी से आदित्य वर्मा से पूछा। आदित्य वर्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए आदित्य वर्मा ने अपने हाथ पैर भी हिलाए। आदित्य वर्मा ने पुष्टि की कि सब कुछ ठीक था, बस त्वचा और मांस पर खरोंचें ही आई थीं। शायद इसलिए कि शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली लेने के बाद उनका शरीर अब सामान्य नहीं रहा। भाड़ में जाओ भाई, तुम बहुत कमाल हो। क्या आपका शरीर स्टील से बना है? कार ऐसी हालत में है लेकिन तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी। ये तो कमाल की बात है। जब इन चाचाओं और भाइयों ने देखा कि आदित्य वर्मा को कोई चोट नहीं आई है तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए और उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। मुझे नहीं पता कि मैं ये कहूँ कि वह भाग्यशाली था या कुछ और। आदित्य वर्मा, कैसे हो? आदित्य वर्मा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन इस समय ये शियून और कृतिका शर्मा भी आदित्य वर्मा की तरफ दौड़ी। उनकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी थीं। आदित्य वर्मा भी उन दो महिलाओं को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। क्या ये अब भी देवी टीचर हैं? वह सचमुच रो पड़ी। और इस सुंदरी को क्या हुआ है? ये भी क्यों रो रही है? और ये सुंदरी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आदित्य वर्मा, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूं? ये शियून का सारा मेकअप आंसुओं से धुंधला गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अभी अभी हुए दृश्य से डर गई थी और अभी तक ठीक नहीं हुई थी। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। उन्होंने जो कहा उससे गलतफहमी पैदा हो सकती थी। मैं ठीक हूँ, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आप कौन हैं? आदित्य वर्मा ने फिर से अपने बगल में बैठी दूसरी सुंदरी की ओर देखा। कृतिका शर्मा आदित्य वर्मा की बात सुनकर दंग रह गईं। क्या वह कौन है? क्या इसलिए कि मैं बहुत देर तक रोया, ये सब व्यर्थ गया? परसों तुम गुली गए थे और तुमने हमें व्हाट्सएप जोड़ने में मदद की। मेरा नाम जियाओ कियान है। कृतिका शर्मा अब सचमुच रोना चाहती थी लेकिन उसने खुद को रोका और कमजोरी से कहा, ओह, मुझे याद आया, ये तुम हो। तुम यहाँ क्यों हो? आदित्य वर्मा को ये बात तुरंत याद आ गई। मैं अभी पुल पर लाइव प्रसारण कर रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे टकरा जाऊंगा। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? और देखो, तुम्हारी कार इस तरह टकरा गई। कृतिका शर्मा ने चिंता के भाव के साथ आदित्य वर्मा से फिर कहा। कृतिका शर्मा की बातें सुनकर आदित्य वर्मा हंस पड़े। हाँ, चूंकि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप यूं ही नहीं देख सकते। कोई तो होगा जो खड़ा होकर कुछ करेगा, है ना? रही बात इस कार की, तो ये बेकार है। अगर पुरानी नहीं जाएगी तो नई भी नहीं आएगी। ये तो बस एक कार है और ये सिस्टम का इनाम है। ये बेकार है। आदित्य वर्मा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। डिंग डोंग, एक जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है और मेजबान ने कई जानें बचाई हैं जो आधुनिक युग में किसी जीवित देवता से भी बेहतर है। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। एक नींव बनाने की गोली और एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो। नोट: नींव बनाने की गोली मेजबान की पतलून की जेब में पहले से ही है और लैम्बोर्गिनी वेनेनो रास्ते में है। इसके 10 मिनट में आने की उम्मीद है। जब आदित्य वर्मा के मन में यह विचार आया तो अचानक उनके दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज गूंजी। आदित्य वर्मा का दिल अचानक हिल गया और पूरा व्यक्ति उत्तेजित हो गया। नींव बनाने की गोली, एक शरीर संयमित करने वाली गोली ने उसके शरीर को पहले ही इस मुकाम तक पहुंचा दिया है और अब सिस्टम ने उसे एक नींव बनाने वाली गोली दे दी है। क्या यह उसे अमर बनाने के लिए है? क्या तुम्हें यकीन है कि यह शहर है? परियों की दुनिया में नहीं, नींव रखने वाली गोली यही है।
आदित्य वर्मा को स्वाभाविक रूप से नींव बनाने वाली गोली का नाम पता है, जो परी उपन्यासों से ली गई है। आदित्य वर्मा ने अपनी पतलून की जेब को छुआ और उसमें वास्तव में एक गोल चीज थी, लेकिन उसके आसपास इतने सारे लोग होने के कारण आदित्य वर्मा के लिए उसे बाहर निकालना मुश्किल था। न केवल नींव निर्माण की गोली को पुरस्कृत किया गया, बल्कि एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो भी दी गई। इस एस्टन मार्टिन को तोड़ दिया गया और सिस्टम ने वास्तव में इसे एक नई कार दे दी। आदित्य वर्मा फिर से आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। सिस्टम इस समय कृतिका शर्मा ने फिर से येशियुन को देखा और उसकी आंखें येशियुन को देखे बिना नहीं रह सकीं। कृतिका शर्मा हमेशा से अपने फिगर और रूप रंग को लेकर बहुत आश्वस्त रही हैं, लेकिन जब उन्होंने येशियुन को अपने सामने देखा तो कृतिका शर्मा को दबाव का एहसास हुआ। यह एक ऐसी महिला है जिसका फिगर, रूप और यहाँ तक कि स्वभाव भी उससे थोड़ा बेहतर है। कृतिका शर्मा भी दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत उत्सुक थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए येशियुन से पूछा, वैसे नमस्ते बहन, क्या आप आदित्य वर्मा की गर्लफ्रेंड हैं? येशियुन ने भी कृतिका शर्मा को देखा, पर उसका दिल धक से रह गया। वो देख सकती थी कि उसके सामने वाली औरत एक एंक थी और वो बहुत खूबसूरत थी। शायद उसका स्वभाव उससे थोड़ा बिगड़ा हुआ था, पर वो बहुत जवान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महिला को आदित्य वर्मा में कुछ रुचि थी। किसी कारण से येशियुन वास्तव में थोड़ा सतर्क महसूस कर रहा था। हाँ, येशियुन ने अस्पष्टता से सिर हिलाया और कहा। येशियुन की बातें सुनकर कृतिका शर्मा के दिल पर गहरा आघात लगा। पता चला कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। येशियुन की आंखें धुंधली हो गईं। उसके बगल में बैठे आदित्य वर्मा हक्के बक्के रह गए। मुझे लगता है इससे उसकी शादी टूट रही है। उसकी बकवास मत सुनो, वह सिर्फ मेरी रूममेट है, हम बस एक साथ एक जगह किराए पर लेते हैं। आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा, वह लगभग 20 वर्षों से अकेले हैं। आप? येशियुन ने आदित्य वर्मा को घूर कर देखा, लेकिन कृतिका शर्मा हैरान रह गईं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। पुलिस तुरंत पहुंची और घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया। एम्बुलेंस भी आ गई और कई मेडिकल स्टाफ काम पर लग गए। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, फिर भी कई लोग घायल हो गए। कुछ पत्रकार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, सामग्री एकत्र की और कार दुर्घटना पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। संपूर्ण कार दुर्घटना का कारण और प्रभाव तुरंत सामने आ गया। सब कुछ उस बुजुर्ग महिला की वजह से हुआ जो प्लेटफॉर्म से उतरने से चूक गई और ड्राइवर पर हमला कर दिया। अगर स्पोर्ट्स कार चला रहा वह बहादुर युवक उससे न टकराता तो जरूर कोई हादसा हो जाता। कई लोगों ने दुख व्यक्त किया। बात यह नहीं है कि बुरे लोग बुरे हो गए हैं, बल्कि बात यह है कि बुरे लोग बुरे हो गए हैं। यदि आप पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का संदेह है तो हम कानून के अनुसार आपको आपराधिक रूप से हिरासत में ले लेंगे। इस समय बुढ़िया को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। वह डर गई और भागना चाहती थी, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे रोक लिया। पुलिस ने भी बुढ़िया को निर्णायक रूप से पकड़ लिया। आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? वृद्ध महिला ने जमकर विरोध किया, लेकिन चाहे वह कितना भी विरोध करे, वह पुलिस की बंधनों से मुक्त नहीं हो सकी। क्या आप जानते हैं कि आपने लगभग लोगों की एक कार को मार डाला था? लेकिन इसी समय पुलिस की वर्दी में एक महिला वहां आए और उसने वृद्ध महिला से सख्ती से कहा। मीरा वर्मा पास ही ड्यूटी पर थीं। जब उन्हें पता चला कि यहाँ क्या हुआ है तो वे सबसे पहले दौड़कर यहाँ पहुंची। 2 दिन पहले फरार कैदी को पकड़ने के बाद से मीरा वर्मा पहले स्तर की पुलिस अधिकारी से दूसरे स्तर की पुलिस अधीक्षक तक 2 पायदान ऊपर पहुंच गई हैं। इतनी कम उम्र में ही उनका भविष्य उज्ज्वल है और हाल ही में उनका मूड भी बहुत अच्छा रहा है। समय समय पर मीरा वर्मा को उस लड़के की याद आती रहती थी। अगर उसने उस पर विश्वास न किया होता तो आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। मीरा वर्मा उस व्यक्ति की भी बहुत आभारी थी जिसने भागे हुए कैदी के ठिकाने का सुराग दिया था। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं 65 साल का हूं, मेरा बेटा एक कैडर है। इस समय भी बूढ़ी महिला अभी भी विरोध कर रही थी और जल्दी में उसने अपने बेटे को भी सीधे दिखाया। ये सुनकर मीरा वर्मा की आंखों में चमक आ गई, शरीर में एक भव्यता छा गई। उन्होंने बुढ़िया की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, वाह, तुम्हारा बेटा कैडर है। चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे की जांच करेंगे। अगर तुम्हारे बेटे में कोई दिक्कत हुई तो वो बच नहीं पाएगा। उसे ले जाओ। इस पल दादी का पूरा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो वे निराश हो गई हों और वे बेहोश हो गईं।
मुझे नहीं पता कि वे सचमुच बेहोश थीं या बेहोश होने का नाटक कर रही थीं, लेकिन बेहोश होने के बावजूद उसे ले जाया गया। वह कानून की सज़ा से बच नहीं सकता था। मुझे डर है कि 3 साल की जेल भी कम ही मानी जाएगी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अहंकारी होने और अपने पुराने स्वभाव पर निर्भर रहने का आदी हो गया है, या शायद यह एक क्षणिक आवेग है। संक्षेप में कहें तो यह मेरे और मेरे बेटे के लिए एक जाल है। ये बहुत संतोषजनक है, ये बहुत संतोषजनक है। आप इसके लायक हैं, आप अंत तक कैद में रहने के लायक हैं। जब आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे भी उत्साहित होकर आवाजें निकालने लगे। वैसे वह युवक कहाँ है जिसने लोगों को बचाया था? मीरा वर्मा ने अपने बगल में खड़े पुलिस अधिकारी से फिर कहा। वहां पर पुलिस अधिकारी ने सीधे एक दिशा में इशारा किया। अगले ही पल मीरा वर्मा ने उस तरफ देखा तो कुछ मीटर दूर एक युवक जमीन पर बैठा रेलिंग का सहारा लिए खड़ा था। उस युवक के बगल में 2 खूबसूरत महिलाएं उकड़ू बैठी थीं। इस समय युवक इस ओर देख रहा था। नमस्ते अधिकारी मीरा। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह इस खूबसूरत पुलिसकर्मी को दोबारा यहाँ देखेंगे, और वह मीरा वर्मा को नमस्ते कहने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या ये वास्तव में आप हैं? अचानक मीरा वर्मा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या तुमने अभी अभी इन लोगों की कार को बचाया है? मीरा वर्मा ने अभी भी अनिश्चितता से पूछा। आदित्य वर्मा मुस्कुराए। आप क्या सोचते हैं? बिना कहे चला गया, लेकिन मीरा वर्मा का दिल दहशत से भर गया। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। बेशक आदित्य वर्मा के बारे में और भी आश्चर्य और जिज्ञासाएं हैं। तभी मीरा वर्मा की नज़र आदित्य वर्मा के बगल में खड़ी 2 औरतों पर पड़ी। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती थी कि 2 खूबसूरत औरतें इस लड़के की इतनी परवाह करती थीं। इस समय कृतिका शर्मा और ये शियुन के मन में भी यही विचार आया। क्या आप इससे परिचित हैं? एक और खूबसूरत औरत, फिर भी पुलिसवाली। कृतिका शर्मा को और भी अधिक दबाव महसूस हुआ। ये शियुन अपने दिल में आदित्य वर्मा के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। पुलिस ने घटनास्थल पर नियंत्रण पाने के बाद आसपास के लोगों को भी वहां से हटा दिया। ये पुल पर है और कार दुर्घटना के कारण उत्पन्न अवरोध को साफ कर दिया गया है। तीनों महिलाओं की सलाह पर आदित्य वर्मा ने एम्बुलेंस में ही पूरे शरीर की जांच करवाई। ये पुष्टि होने के बाद कि कोई गंभीर बात नहीं है, आदित्य वर्मा और ये शियुन जाने के लिए तैयार हो गए। मैं टैक्सी ले लूं तो कैसा रहेगा? ये शियुन ने आदित्य वर्मा से कहा। अब आदित्य वर्मा की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनकी कार स्कूल में नहीं चलाई जाती थी, इसलिए उन्हें टैक्सी लेनी पड़ी। आप किस तरह की टैक्सी ले रहे हैं? क्या मैं आपको छोड़ दूं? लेकिन इस समय मीरा वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य वर्मा एक हीरो है जो लोगों को बचाता है। ऐसे हीरो को पुलिस की गाड़ी में विदा करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि आदित्य वर्मा ने अपना सिर हिला दिया। भ्रमित ये शियुन और अन्य लोगों को देखते हुए आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मेरी नई कार डिलीवर हो गई है। नई कार? ये शियुन, मीरा वर्मा और अन्य लड़कियां जब आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो आश्चर्यचकित और संदिग्ध हो गईं। अगले ही पल वे आदित्य वर्मा की दृष्टि रेखा का अनुसरण करते हुए बाहर देखने लगे। एक ट्रक एक गाड़ी को घसीटता हुआ धीरे धीरे चला और कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। बगल में एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था जो ऊपर जाकर ड्राइवर को गाड़ी भगाने ही वाला था। ये पुल पर था और जो सड़क अभी अभी साफ की गई थी उसे दोबारा जाम नहीं किया जाना चाहिए था। प्रोफेशनल सूट पहने एक व्यक्ति कार से उतरा और सीधे आदित्य वर्मा के पास गया और सीधे आदित्य वर्मा के सामने आ गया। नमस्ते श्रीमान ली, आपके द्वारा ऑर्डर की गई गाड़ी डिलीवर हो गई है। कृपया इसे जांचें और हस्ताक्षर करें। सूट पहने आदमी ने आदित्य वर्मा से आदरपूर्वक कहा। उनके बगल में ये शियुन, मीरा वर्मा और बाकी लोग पूरी तरह से चौंक गए। आदित्य वर्मा ने अभी अभी एक कार दुर्घटनाग्रस्त की थी और उसने सीधे एक और कार का ऑर्डर दे दिया। वास्तव में उदार मुझे आश्चर्य है कि उसने फिर कौन सी कार का ऑर्डर दिया। कार काले कपड़े की एक परत से ढकी हुई थी जिससे कार के विशिष्ट मॉडल को देखना मुश्किल हो गया था। क्या आपने सचमुच दूसरी कार का ऑर्डर दिया है? मीरा वर्मा ने संदेह से आदित्य वर्मा से पूछा। अच्छा ऑफिसर मीरा, कृपया उस पुलिस वाले से कह दीजिए सामान उतारने के बाद हम चले जाएंगे। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल मीरा वर्मा ने तुरंत ऊपर जाने वाले पुलिसकर्मी का अभिवादन करते हुए कहा कि कार का आदेश लोगों को बचाने वाले नायक ने दिया है, इसलिए ट्रक को अस्थायी रूप से रुकने की अनुमति दी गई है।
आदित्य वर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए और उसके पीछे एक जोड़ी खूबसूरत आंखें कार पर टिकी थीं, जो देखना चाहती थीं कि कार में किस तरह की चीज है। आदित्य वर्मा ने काले तिरपाल को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। कार में एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी चुपचाप खड़ी थी, एक सुव्यवस्थित शरीर और सुंदर आकार के साथ, जिसने सभी को चौंका दिया। जब ये काली लैम्बोर्गिनी सबके सामने आई, हर कोई हैरान था, ये किस प्रकार की कार है? हे भगवान, एक लैम्बोर्गिनी, अरे बाप रे, जहर, यह जहर है। भीड़ तुरंत उबल पड़ी और सबका ध्यान इस लैम्बोर्गिनी की ओर आकर्षित हो गया। आकर्षक, ये कार सचमुच बहुत सुंदर है। इस समय ये शियून, कृतिका शर्मा और मीरा वर्मा ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और वे चौंक गए। अभी अभी उन्होंने आदित्य वर्मा को ये कहते सुना कि उन्होंने एक और कार का ऑर्डर दिया है और वे अभी भी संशय में हैं। और अभी आदित्य वर्मा का बेपरवाह चेहरा, उनकी राय में, अगर आदित्य वर्मा ने वाकई कार ऑर्डर भी की हो, तो वो कैसी कार होगी? ज्यादा महंगी तो नहीं होनी चाहिए, है ना? एक एस्टन मार्टिन को तोड़कर दूसरी मार्टिन लेना असंभव है। लेकिन अब, सदमे में होने के अलावा, वे अभी भी सदमे में हैं, और वे शब्दों से परे सदमे में हैं। यह एस्टन मार्टिन नहीं, बल्कि लैम्बोर्गिनी है। ये पहले वाली एस्टन मार्टिन से भी ज्यादा महंगी है। विलासिता क्या है? तीनों लड़कियों ने आज इसे सचमुच देखा। लैम्बोर्गिनी। कृतिका शर्मा ने कार की तरफ देखा और बुदबुदाई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अभी भी कार का लोगो पहचान लिया था। जब उसने आदित्य वर्मा की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में एक अलग ही अर्थ था। वह सुंदर है, बहुत पूर्व निर्धारित है और बहुत विलासी है। कृतिका शर्मा को लगा था कि उनका दिल आ जाएगा। ये है उनका ड्रीम बॉयफ्रेंड। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है और उनके प्रशंसकों की संख्या अभी भी बेतहाशा बढ़ रही है और ये लगभग 200,000 है। इस समय इन लाइव प्रसारण कमरों में नेटिजन्स भी स्क्रीन को उन्मत्त रूप से स्वाइप कर रहे हैं और वे इस दृश्य से पूरी तरह से हैरान हैं। हे भगवान, यह असली अमीर आदमी है। बॉस, क्या आपको अभी भी सामान की कमी महसूस हो रही है? क्या ये सिर्फ लैम्बोर्गिनी नहीं है? इसमें क्या झंझट है? हे, ऊपर वाला बेवकूफ, जोड़ एक 0,000, क्या जहर को पता है? मुझे नहीं पता कि आप इस जहर को खोजने के लिए बाइडू पर जा सकते हैं या नहीं। भाड़ में जाओ। जहर? क्या ये जहर है? एक कार की कीमत 20 मिलियन से अधिक है और दुनिया में केवल 10 से अधिक कारें हैं और आप इसे पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मुंबई में दिखाई देगा। मुझे डर है कि यह हमारे पूरे दाहुआ देश में एकमात्र है। आप अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं, मेजबान? आइए। ऐसे बॉस के लिए खुद को बलिदान करना कोई शर्मनाक बात नहीं है। उनके बगल में मीरा वर्मा ने भी अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मीरा वर्मा की कल्पना से भी परे है। मीरा वर्मा को याद आया कि जब वह पहली बार इस आदमी से मिली थी, तो वह उनसे 200 रुपये उधार मांग रहा था। हालांकि इनाम मिलने के बाद 200 रुपये उसे वापस कर दिए गए थे। यह आदित्य वर्मा दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी नहीं दिखता, लेकिन आज मीरा वर्मा की आदित्य वर्मा के बारे में समझ सचमुच ताज़ा हो गई है। सिर्फ उसे ही नहीं, ये शियून को भी ऐसा एहसास होता है जैसे वह आदित्य वर्मा से पहली बार मिली हो। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि असाधारण है और उसने आम लोगों से कहीं ज्यादा देखा है। उसने कई अमीर और बड़े लोगों को भी देखा है, लेकिन इस समय वह अपने सामने आदित्य वर्मा के व्यवहार से अभी भी स्तब्ध है। अभी अभी एक एस्टन मार्टिन दुर्घटनाग्रस्त हुई और अगले ही पल एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो खरीद ली। जानते हो, इस कार को जहर कहते हैं। दुनिया भर में इसके 10 से ज्यादा लिमिटेड एडिशन उपलब्ध हैं। हर कोई इसे नहीं खरीद सकता, यहाँ तक कि मैजिक सिटी में जिन अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों को वह जानती है, हालांकि वे अमीर हैं, मुझे डर है कि उन्हें ये जहर आसानी से नहीं मिल जाएगा। इसके लिए न केवल धन की आवश्यकता है, बल्कि बहुत अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता है। इस आदमी की पहचान क्या है? ये शियून अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी और पहली बार उसके मन में इस बारे में गहरी जिज्ञासा पैदा हुई। इस लैम्बोर्गिनी वेनेनो को देखकर ये शियून की खूबसूरत आंखों में भी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। ऐसी कार किसे पसंद नहीं आती? लड़कियों के लिए तो ये कार और भी ज्यादा जानलेवा है। आदित्य वर्मा ने भी अपने सामने खड़ी काली लैम्बोर्गिनी वेनेनो को देखा। सुंदर और उत्तम दर्जे का, पिछली एस्टन मार्टिन से भी अधिक उत्तम दर्जे की। जल्द ही
इस लैम्बोर्गिनी वेनेनो को ट्रक के डिब्बे से उतार लिया गया। आदित्य वर्मा ने कार की बॉडी पर नजर डाली, लेकिन कोई खरोंच नहीं मिली। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और दोबारा देखा। कोई समस्या नहीं थी। आदित्य वर्मा ने सीधे तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए। कार में बैठ जाओ। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा सीधे कार में बैठ गए और फिर सीधे ये शियून से कहा। ये शियून के सुंदर चेहरे पर अचानक एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब वह लैम्बोर्गिनी वेनेनो चला रही थी और उसका दिल उम्मीदों से भरा था। इसके अलावा यह आदित्य वर्मा की नई कार है और वह इस कार की यात्री सीट पर बैठने वाली पहली लड़की हैं। ये शियून ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे यात्री सीट पर बैठ गई। इस दृश्य को देखकर कृतिका शर्मा, मीरा वर्मा और अन्य लोग ईर्ष्यालु हो गए। उन पुरुषों की अनगिनत ईर्ष्या भरी निगाहें चारों ओर थीं। लग्जरी कार, देवी, इससे अधिक आकर्षक क्या हो सकता है? अफसर मीरा, मैं पहले वापस जाऊंगा, अगली बार मिलते हैं। आदित्य वर्मा कार में बैठे और मीरा वर्मा और कृतिका शर्मा से फिर बोले। अगले ही पल भनभनाना अचानक मोटर की गर्जना इस स्थान पर गूंज उठी। काली लैम्बोर्गिनी ने तुरंत गति पकड़ी, तेजी से भागी और दूर जाकर गायब हो गई। जल्द ही कई लोगों को कार दुर्घटना की खबर उनके मोबाइल फोन पर मिली। ट्रेमोलो पर कई लोगों ने कार दुर्घटना से संबंधित वीडियो भी देखे। सामान्य सामग्री इस प्रकार है। गुस्से में बुढ़िया प्लेटफॉर्म से चूक गई, बस ड्राइवर पर हमला कर दिया और बस को पुल से नीचे गिराते गिरते बची। हीरो हमारे साथ हैं। नाजुक मौके पर एस्टन मार्टिन चला रहे खूबसूरत लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी को टक्कर मार दी। एक बड़ा हादसा टल गया। वह व्यक्ति सुरक्षित था और उसने तुरंत ही एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो का ऑर्डर दे दिया। वीडियो वायरल हो गया। आदित्य वर्मा भी लोकप्रिय हुए और उन्हें मुंबई और यहां तक कि पूरे देश में कई लोगों ने याद किया। आदित्य वर्मा को ज्यादा परवाह नहीं थी। ये शियून को घुमाने के बाद वो सुपरमार्केट में कुछ सब्जियां खरीदने भी गए और फिर गाड़ी चलाकर सीधे मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड पहुंच गए। बीप बीप नंबर 1 मुंबई विला डिस्ट्रिक्ट के गेट पर पहुंचने पर, क्योंकि यह एक नई कार थी और लाइसेंस प्लेट सिस्टम में दर्ज नहीं थी, आदित्य वर्मा की लैम्बोर्गिनी को निस्संदेह गेट द्वारा रोक दिया गया था। हॉर्न की आवाज़ सुनकर सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार गार्ड रूम से बाहर भागे। प्रदीप कुमार ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गए। भाड़ में जाओ, लैम्बोर्गिनी किसकी कार? प्रदीप कुमार ने स्वाभाविक रूप से लैम्बोर्गिनी की ओर इशारा किया और उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव उभर आया। मुझे डर है कि यह किसी बड़े बॉस या दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी की कार है। अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले ही पल प्रदीप कुमार दौड़कर लैम्बोर्गिनी के पास पहुंचे। जब आदित्य वर्मा ने प्रदीप कुमार को देखा तो उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। संयोगवश वह सुरक्षा गार्ड ही था। आदित्य वर्मा ने सीधे कार की खिड़की खोली। प्रदीप कुमार आगे आए और तुरंत एक परिचित युवक को देखा। लानत है, हाँ यह आप ही हैं। प्रदीप कुमार ने जब आदित्य वर्मा को देखा तो वह हकलाने लगे, क्योंकि वह डर गए थे। क्या यह आदमी विला नंबर 13 वाला आदमी नहीं है? क्या आज सुबह बाहर निकलते समय वो एस्टन मार्टिन नहीं चला रहा था? उसने फिर से अपनी कार बदल ली। यहाँ तक कि पैसेंजर सीट पर बैठी देवी भी बदल गई। क्या बकवास है? प्रदीप कुमार को याद आया कि जब 2 दिन पहले यह आदमी पहली बार आया था तो उसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने थे। उसने इस आदमी को गलत समझा और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी असल में विला नंबर 13 का मालिक है और इसके लिए उसे लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था। अगली सुबह, यानी कल सुबह, जब मैं बाहर निकला तो मैंने मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड की देवी नेहा कपूर की पोस्ट ली। जब मैं शाम को वापस आया तो मैं पहले ही देवी किन को एक नई एस्टन मार्टिन में बैठाकर वापस ले जा चुका था। आज सुबह मैं देवी किन को भी बाहर ले गया। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी पहले वापस आया, लेकिन उसने एक अन्य लैम्बोर्गिनी पहन ली। इस कार की कीमत संभवतः कई मिलियन होगी, है ना? प्रदीप कुमार ने मन ही मन सोचा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्री सीट पर बैठी देवी वास्तव में एक अलग देवी हैं। हालांकि उन्होंने केवल एक पार्श्व चेहरा देखा था, प्रदीप कुमार पहले से ही स्तब्ध थे और वह अपने दिल में घबराहट की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। क्या यह मैं नहीं हूँ? क्या आपको फिंगरप्रिंट या चेहरे के सत्यापन की आवश्यकता है? आदित्य वर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। भाई हाओ, कृपया अंदर आइए। मैं आपकी नंबर प्लेट तुरंत रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि अगली बार मैं उसे सीधे पहचान सकूँ।
प्रदीप कुमार ने जल्दी से कहा, भाई हाउ को भी बुला लिया गया है। पिछली बार के बाद उन्हें आदित्य वर्मा का नाम दिमाग में याद आ चुका था और उन्होंने आदित्य वर्मा को सीधे अंदर आने के लिए गेट भी खोल दिया था। जब आदित्य वर्मा ने प्रदीप कुमार की बातें सुनी तो उन्होंने उस व्यक्ति की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ देखा, थोड़ा सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे लैम्बोर्गिनी लेकर चले गए। विला नंबर 13 में लौटकर आदित्य वर्मा ने बगल वाले विला पर एक नज़र डाली। नेहा कपूर की पोश पहले से ही पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन विला के अंदर बहुत सन्नाटा था और कोई नहीं था। जाहिर है नेहा कपूर अभी तक वापस नहीं आई हैं। वैसे आज सुबह वह गाड़ी चलाकर यहाँ नहीं आई। आदित्य वर्मा को अचानक याद आया कि वह सुबह उसे वहां ले गया था और उसकी पोश कार पहले उसके भाई रोहित मेहता को उधार दी गई थी। आदित्य वर्मा ने अपना फ़ोन चालू किया और उस पर नज़र डाली और निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में रोहित मेहता ने एक संदेश भेजा। रोहित मेहता, आदित्य, मैं देवीकिन की कार को मुंबई कोर्टयार्ड नंबर 1 तक ले गया हूँ। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि यह विला नंबर 14 में है ना? रोहित मेहता, लगता है देवीकिन अभी तक वापस नहीं आई हैं। मैंने चाबी सीधे नीचे वाली तस्वीर में डाल दी है। आदित्य, देवी को बता दो, तुम्हारे पास उनका व्हाट्सएप अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद रोहित मेहता द्वारा भेजी गई एक तस्वीर थी। यह एक विला का गेट था, लेकिन उस पर एक जगह अंकित थी। रोहित मेहता ने कार की चाबी गेट के पास एक झाड़ी में छिपा दी थी। नेहा कपूर को वापस टैक्सी लेनी चाहिए, है ना? ये सोचकर आदित्य वर्मा अपने विला में वापस चले गए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। मैं मूल रूप से चाहता था कि ये शियुन खाना बनाए। आप मकान मालिक हैं, मैं किराएदार हूँ। क्या आपको ग्राहक होने के नाते मेरे लिए कुछ नहीं पकाना चाहिए? ये शियुन ने मुस्कुराते हुए सीधे कहा। खाना बनाना असंभव था, उसने बचपन से कभी खाना नहीं बनाया था, वह बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानती थी। आदित्य वर्मा अवाक थे और केवल व्यक्तिगत रूप से ही खाना बना सकते थे। जहां तक रात के खाने की बात है, आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से खुद को रोक नहीं पाए। कहावत है, गरीब के बच्चे जल्दी ही जिम्मेदारी ले लेते हैं। आदित्य वर्मा मूल रूप से अनाथ थे और एक अनाथालय में पले बड़े थे। पुराने दीन ने आदित्य वर्मा को बचपन में ही उनकी कुशलता सिखाई थी। यद्यपि खाना पकाना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम ये खाने योग्य तो है। इजकोक्स समूह सम्मेलन कक्ष में अजू ग्रुप का पूरा शीर्ष प्रबंधन यहाँ बैठा है। नेहा कपूर मुख्य सीट पर बैठी थीं। उनके बगल में कंपनी के उपाध्यक्ष सुन वेन और विभिन्न विभागों के प्रमुख बैठे थे। इस समय पूरे सम्मेलन कक्ष का माहौल थोड़ा निराशाजनक था, मानो कोई तूफान आने वाला हो, क्योंकि आज कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोली विफल हो गई। बताओ दोस्तों, आज हमारी बोली क्यों विफल हो गई? नेहा कपूर ने नीचे खड़े लोगों पर एक एक करके नजर डाली और हल्के से अपनी आवाज में थोड़ी ठंडक के साथ कहा। नीचे विभिन्न विभागों के प्रमुख नेहा कपूर की बातें सुनकर हैरान रह गए। श्री कपूर थोड़े नाराज लग रहे थे। इसके अलावा माहौल न केवल निराशाजनक था, बल्कि थोड़ा अजीब भी था। नेहा कपूर के बगल में बैठे सुनवेन ऐसे लग रहे थे जैसे इस मामले से उनका कोई लेना देना ही न हो। उनके मुंह के कोने पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान भी थी। उन्होंने अपना रूप नहीं छिपाया, सबके सामने भी और नेहा कपूर के सामने भी। कोई नहीं बोला, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? जब नेहा कपूर ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने फिर ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल नेहा कपूर ने फिर से उपहास किया। हाँ, जब तुम कुछ नहीं कहोगे तो मुझे भी कुछ करने दो। नेहा कपूर की आंखों में अचानक से फिर से रोशनी आ गई और उन्होंने सीधे अपने बगल में खड़े सन वेन की ओर देखा। उपाध्यक्ष सन, हमारी कंपनी की बोली विफल हो गई, लेकिन आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। तो बताए, इस बार हम विफल क्यों हुए? नेहा कपूर ने सीधे सुन वेन से पूछा। जब सन वेन ने नेहा कपूर की आवाज़ सुनी तो वह भी चौंक गए और बोले, क्या वहाँ कोई नहीं? नेहा कपूर ने सन वेन की ओर सीधे देखते हुए अनायास ही कहा, लेकिन वह अपने दिल में पहले ही एक महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी थी। आपने हाँ कहा, तो हाँ, इस बार यह क्यों विफल हुआ? मुझे खेद है श्री किन, आपको खुद से पूछना होगा। आप ही हैं जो इस बार विफल हुए, प्रभारी जनरल व्यक्ति। सन वेन ने भी बेरुखी से कहा। उसका चेहरा भी थोड़ा उदास था और उसके दिल में ठंडक का एहसास था। आपको इसका पछतावा है? मुझे इसका अफसोस है। सन वेन को लगा कि नेहा कपूर को इस समय बहुत पछतावा होना चाहिए।
तुमने अपनी ही स्वीकारोक्ति को अस्वीकार करने का साहस किया। पछताने का कोई मतलब नहीं है। सनवेन ने पहले ही निर्णय ले लिया था और इस बोली की विफलता वास्तव में काफी हद तक उन्हीं के कारण थी। और इस समय सनवेन नेहा कपूर को और कोई मुंह नहीं दिखाने वाला था और उसका चेहरा फाड़ने के लिए तैयार था। सनवेन बिल्कुल भी उपाध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और उन्हें पहले ही एक बेहतर खरीदार मिल चुका था। हे लेकिन इस समय नेहा कपूर, जिसने सनवेन की बातें सुनी, फिर से उपहास करने लगी। सनवेन, नेहा कपूर ने अभी भी सनवेन को ठंडेपन से देखा और फिर धीरे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बोली में कंपनी की विफलता आपके कारण थी, है ना? यद्यपि यह एक प्रश्न था, नेहा कपूर के शब्द पूर्णतः सकारात्मक थे और इसमें कोई संदेह नहीं था। नेहा कपूर की बातें सुनकर सनवेन का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत निर्दोष होने का नाटक किया। बॉस्किन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह मेरी वजह से कैसे हो सकता है? नेहा कपूर ने फिर ठंडे स्वर में कहा। सनवेन, आपने कंपनी की बोली के रहस्यों को दूसरे पक्ष को लीक कर दिया, है ना? क्या श्री सन ने बोली के रहस्य लीक कर दिए? वह कैसे संभव है? नेहा कपूर के ये कहते ही नीचे अन्य विभागों के प्रमुखों के चेहरे भी एकदम बदल गए। इस क्षण सनवेन का चेहरा फिर से उदास हो गया। अगले ही क्षण सनवेन ने फिर से उपहास किया। हा मिस्टर किन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं रहस्य कैसे लीक कर सकता हूँ? आप गलत हैं। स्वाभाविक रूप से सनवेन इसे स्वीकार नहीं करेंगे और नेहा कपूर के पास कोई सबूत नहीं था। नेहा कपूर के पास वास्तव में सनवेन के लीक के बारे में कोई सबूत नहीं है। अब उसे थोड़ा पछतावा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे सनवेन के कबूलनामे को अस्वीकार करने का पछतावा है, बल्कि इसलिए कि उसने आदित्य वर्मा की बात पर विश्वास नहीं किया और इस कार्य साथी पर विश्वास करना चुना जो कई वर्षों से उसके साथ है। सनवेन का चेहरा भी उदास हो गया। वह खड़ा होकर व्यंग करने लगा। मिस्टर किन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके दिल में इस तरह का इंसान हूँ। मैं 7 साल से आपके साथ हूँ। नेहा कपूर, मिस्टर किन, पिछले 7 सालों में अगर मैं, सनवेन, याजू न होते तो आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां वह हैं, और आप आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचते? यह मुझे सचमुच डराता है, सनवेन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसने जो कहा उससे सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह एक वास्तविक ब्रेकअप है। आज की बैठक वास्तव में रोमांचक थी और इसने ईस्ट कोक्स ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। अगले ही पल सनवेन ने मेज पर थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं इस उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इतना कहने के बाद उन्होंने बैठक रोक दी और जाने की तैयारी करने लगे। सनवेन को इस तरह देखकर नेहा कपूर ने आश्चर्य नहीं किया और फिर से सनवेन पर चिल्लाई। सनवेन थोड़ा रुका, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। क्या वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था? अगर आप अपनी औरत बनने के लिए राजी हो सकते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि लोग इस्तीफा दें? सनवेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और नेहा कपूर की ओर देखा। नेहा कपूर मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, सनवेन, ऐसे व्यक्ति होंगे। आप सही हैं, आपने वास्तव में अजू में बहुत योगदान दिया है, लेकिन आपको अजू से बहुत कुछ मिला है। आपकी उम्र के कारण मैं आपको याद दिला दूं। सनवेन अचानक भौंचक्का हो गया। मैंने नेहा कपूर को फिर से हल्के से बोलते सुना, अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाना सबसे अच्छा है। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको एड्स है। जैसे ही नेहा कपूर के शब्द निकले, सनवेन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और सम्मेलन कक्ष में बाकी सभी लोग भी चौंक गए। क्या कहा तुमने? एड्स? मुझे एड्स कैसे हो सकता है? सनवेन ने घूर कर कहा, लेकिन नेहा कपूर की बातों से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि उसने पिछली रात क्या किया था। उसने बिना हेलमेट के चिकन खाया था और सामने वाले ने तो सच में कहा था, कोई मना नहीं। क्या ये वह समय हो सकता है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। नेहा कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। असंभव, बिल्कुल असंभव। सनवेन ने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह मानने को भी तैयार नहीं था कि उसे एड्स हो जाएगा, इसलिए वह निराशा में भाग गया। आखिरकार नेहा कपूर को किसी बात की परवाह नहीं रही। वो अब भी बहुत दयालु थी। अगर कोई और होता तो सनवेन पर मुकदमा हो जाता और शायद उसे सीधे जेल हो जाती, लेकिन नेहा कपूर ने इतने सालों तक उनका पीछा करने के लिए सनवेन को जाने दिया।
नेहा कपूर ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर फिर से देखा और हल्के से कहा, ठीक है, आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही। आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आज काम से जल्दी छुट्टी लीजिए। इतना कहकर नेहा कपूर सीधे खड़ी हुईं और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गईं। याजू के वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह सम्मेलन कक्ष में एक दूसरे को देखता रह गया। कुछ समय बाद, क्या आपको लगता है कि श्रीमान सन ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ये रहस्य उजागर किया है? मुझे नहीं पता। नहीं, आज से वह मिस्टर सन नहीं रहेंगे। तो फिर मुझे बताओ, क्या सन वेन को सचमुच एड्स है? हा, अभी सुन वेन की शक्ल देखो, बहुत संभावना है। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा व्यक्ति होगा। अरे, क्या हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे? नहीं, हमें चेकअप के लिए अस्पताल जाना होगा। सन वेन सीधे अस्पताल जांच के लिए गया। जांच के नतीजे बताते हैं कि वह बेहोश हो गया था। उसे असल में एड्स हो गया था। आप जानते हैं, वर्तमान तकनीक के साथ एड्स का कोई इलाज नहीं है। ऐसा कैसे? अरे, ये सब तुम्हारी वजह से है। सन वेन ने टेस्ट के नतीजे देखे, उनकी आंखें लाल थीं और उन्हें लगा कि यह सब नेहा कपूर की वजह से हुआ है। अगर उसने उसे मना न किया होता तो वह उस युवती के पास क्यों जाता? उसे एड्स न होता। ये सही है, यह उसकी वजह से है। सन वेन की आंखों में नाराजगी का भाव था और वह पहले से ही नेहा कपूर से बेहद नफरत करता था। वह बदला चाहता है। वो नेहा कपूर को अपने वश में करके उसका जमकर शोषण करना चाहता था और वो एड्स से भी संक्रमित थी। हालांकि इससे पहले वह अपने नए मालिक को यह नहीं बता सका कि उसे एड्स है। दूसरे पक्ष ने मुझसे वादा किया कि उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया जाएगा। आप जानते ही हैं, जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष की तुलना ईस्को ग्रुप के उपाध्यक्ष से नहीं की जा सकती। जियोजो कंपनी के पीछे कोलकाता का विशाल बिरला समूह है। बिरला ग्रुप कोलकाता एक बड़ा बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका निवेश पूरे विश्व में है। यह एक बहुत बड़ा समूह है जो रियल एस्टेट, वाणिज्य, पर्यटन, चिकित्सा देखभाल, ऑटोमोबाइल, प्रौद्योगिकी आदि के लगभग सभी पहलुओं को कवर करता है। परिसंपत्तियों की गणना सैकड़ों अरब डॉलर में की जाती है। यद्यपि जियोजो कंपनी चीन में कोलकाता के उपसमूह बिरला समूह की एक छोटी शाखा मात्र है, लेकिन जब तक वह जियोजो कंपनी का उपाध्यक्ष बन जाता है, कुछ साल वहीं रहता है और चीन में कोलकाता स्थित बिरला समूह का मुख्य सदस्य बन जाता है, तब तक ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। तब तक पैसा, शोहरत और खूबसूरती सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो अब सन वेन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह चुपके से अंदर घुस सके। नेहा कपूर को सन वेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन जब सन वेन ने उन्हें और कंपनी को धोखा दिया तो वह थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सकी। इस समय नेहा कपूर को फिर से आदित्य वर्मा का ख्याल आया। अगर उन्होंने आदित्य वर्मा की बात मान ली होती और पहले से कुछ तैयारी कर ली होती तो शायद ये बोली विफल नहीं होती। नेहा कपूर ने आह भरी, लेकिन उन्हें सुबह का नज़ारा याद आ गया। वह महिला पजामा पहने आदित्य वर्मा के विला से बाहर आई थी। ये लड़का शर्मीला और सीधा सादा लग रहा है। शायद पर्दे के पीछे कोई बुरा आदमी है। बदमाश। नेहा कपूर ने ठंडी सांस ली। तभी उसने सोचा कि उसका शरीर इस आदमी द्वारा फिर से देखा जा रहा है और उसका दिल फिर से थोड़ा जटिल हो गया। इसके अलावा उसका पैर मुड़ गया था और उसमें अभी भी दर्द है। कुछ समय के लिए नेहा कपूर और भी उदास हो गईं। उदासी में पीना चाहता हूँ, एक शराबी बनकर अपना दुख दूर करना चाहता हूँ। तो नेहा कपूर को अपनी अच्छी गर्लफ्रेंड की याद आई जिसे उन्होंने काफ़ी समय से नहीं देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के नेहा कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी बेस्ट फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया। बड़े गायक, आप क्या कर रहे हैं? जल्द ही व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की आवाज़ बज उठी। मुंबई हवाई अड्डे पर धूप का चश्मा और टोपी पहने एक खूबसूरत महिला बाहर निकली और उसके बगल में एक 30 वर्षीय महिला उसका सामान खींचने में मदद करने के लिए खड़ी थी। हालांकि उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था, फिर भी ये देखा जा सकता है कि वह महिला बेहद खूबसूरत है और उसका स्वभाव अनोखा है। जब उसने व्हाट्सएप संदेश देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सीधे जवाब में संदेश भेज दिया। ओह मेरे राष्ट्रपति किन, हम वाकई एकमत हैं। मैं अभी विमान से उतरा हूं और आपको एक संदेश भेजने ही वाला था। मनगे, क्या तुम मुंबई लौट आए हो? नेहा कपूर को तुरंत खुशी हुई जब उन्होंने व्हाट्सएप पर दूसरे पक्ष का जवाब देखा। प्रिया कपूर ने सीधे एक शब्द में जवाब दिया। बहुत दिनों से नहीं मिले, चलो आज रात बाहर ड्रिंक करने चलते हैं। नेहा कपूर ने सीधे दूसरा संदेश भेजा, लेकिन इससे प्रिया कपूर थोड़ी उलझन में पड़ गईं।
सूरज पश्चिम से उगता है। तुमने मुझे पीने के लिए कहा था। प्रिया कपूर ने उसके फ़ोन पर आए मैसेज देखे और जवाब दिया कि पहले तो वो हमेशा दूसरे को शराब पीने के लिए बुलाता था और शायद वो ऐसा कर भी ना पाता हो, लेकिन आज नेहा कपूर ने ही उसे शराब पीने के लिए बुलाने की पहल की। ये वाकई अजीब था। एक शब्द में, क्या आप पीना चाहते हैं? नेहा कपूर ने सीधा जवाब दिया, पी लो, इसी जगह मेरा इंतज़ार करो। प्रिया कपूर ने तुरंत जवाब दिया। फिर उसने अपने बगल में बैठे सहायक से कहा, बहन जून, आज रात हम साथ में खाना नहीं खाएंगे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की डेट है। ये सहायक भी मुंबई से है और उसका नाम झाओ लिजुन है। महंगे, तुम्हें सावधान रहना होगा। अपनी पहचान उजागर मत करना ताकि अनावश्यक प्रभाव न पड़े। झाओ लिजुन ने तुरंत आदेश दिया। प्रिया कपूर एक बड़ी गायिका हैं जिनकी आवाज़ खूबसूरत है, चेहरा प्यारा है और देश भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। अगर उनकी पहचान उजागर हो जाए तो कोई सनसनी नहीं मचेगी और हो सकता है कि अगले ही दिन उनकी तलाश शुरू हो जाए। इसके अलावा प्रिया कपूर का करियर अब उन्नति पर है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया सिस्टर जून, प्रिया कपूर ने सिर हिलाकर कहा और सीधे उस जगह चली गईं जहां नेहा कपूर ने अपॉइंटमेंट लिया था, मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड, विला नंबर 13 में। आदित्य वर्मा ने पहले ही भोजन तैयार कर लिया है, 3 व्यंजन और एक सूप जो अपेक्षाकृत सरल है। ये शियुन को ये भोजन बहुत पसंद आया और आदित्य वर्मा को भी। खाने के बाद आकाश धीरे धीरे काला हो गया। आदित्य वर्मा अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपनी पतलून की जेब से एक काली गोली निकाली। और यह बदसूरत गोली, जो पहली नज़र में पैर फैलाने वाली गोली जैसी लगती है, वह सिस्टम द्वारा पुरस्कृत नींव बनाने वाली गोली है। प्रसिद्ध नींव निर्माण गोली। गौर से देखने पर पता चला कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल पूरी तरह से काली होने के बावजूद उसकी सतह पर एक अजीब सा पैटर्न था। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, आदित्य वर्मा को सचमुच ताजगी का एहसास हुआ और उसकी आत्मा हिल गई। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाता है। आदित्य वर्मा ने फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही घूंट में निगल लिया। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत की जाने वाली चीजें घोटाला नहीं होनी चाहिए। अगले ही पल, लानत है, आह! आदित्य वर्मा ने मन ही मन गाली दी और फिर चीख निकल गई। अमृत गले में प्रवेश करते ही पिघल जाता है। एक क्षण के लिए आदित्य वर्मा को ऐसा लगा कि उनका पूरा शरीर गर्म हो गया है और उनके पूरे शरीर में आग लग गई है। गर्म, इसके साथ ही अत्यधिक दर्द भी होता है। आदित्य वर्मा के शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ। टकराना, आदित्य वर्मा दर्द से जमीन पर गिर पड़े और दर्द से लगभग बेहोश हो गए। काका का आदित्य वर्मा की हड्डियों से एक कर्कश ध्वनि निकली, मानो टूटने के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ हो। इस क्षण आदित्य वर्मा का शरीर भी मजबूत हो गया और उसके कपड़े और पैंट सीधे फट गए, केवल एक जोड़ी चुस्त शॉर्ट्स रह गए। इन शॉर्ट्स की गुणवत्ता काफी अच्छी है। आदित्य वर्मा दर्द से जमीन पर लौट रहे थे। डोंग डोंग डोंग, दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। आदित्य वर्मा, तुम्हें क्या हुआ है? ये शियुन ने अभी अभी आदित्य वर्मा की चीख सुनी और जल्दी से आदित्य वर्मा के कमरे के बाहर भागी और दरवाजा खटखटाया। वह अभी भी पजामा पहने हुए थी। हालांकि आदित्य वर्मा इतने दर्द में थे कि वे जवाब देने में असमर्थ थे। टकराना, अगले ही पल, ये शियुन ने सीधे आदित्य वर्मा के कमरे का दरवाजा खोला और उसका सुंदर चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैंने बस इतना देखा कि आदित्य वर्मा नंगा था। ओह, एक जोड़ी जांघिया पहने हुए जमीन पर लौट रहा था और उसका पूरा शरीर लाल था। पास में ही कुछ कपड़े और पैंट के टुकड़े पड़े थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें फाड़ दिया गया हो। यह, आदित्य वर्मा, तुम्हें क्या हुआ है? ये शियुन की आवाज़ बंद हो गई और उसने आदित्य वर्मा से पूछा। हालांकि आदित्य वर्मा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अभी भी कांप रहा था। गर्म, अंततः आदित्य वर्मा ने आवाज लगाए, क्या तुम हॉट हो? क्या हो रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? ये शियुन जल्दी से आदित्य वर्मा के पास बैठ गई और थोड़ा घबराते हुए आदित्य वर्मा से पूछा, क्या करूं? ये शियुन असमंजस में थी और उसने आदित्य वर्मा की शक्ल देखी। गर्म, उसने अपने कपड़े और पैंट भी फाड़ दिए और नंगा हो गया। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, लेकिन वह पूरी ताकत से भरा था। यह तो शरीर को आग में जलाना है। क्या तुमने ऐसा कुछ खाया? ये शियुन का चेहरा अचानक बदल गया जब उसने कुछ सोचा। उसका सुंदर चेहरा भी इस पल में बेहद लाल हो गया। आदित्य वर्मा, तुमने क्या खाया? ये शियुन ने फिर से आदित्य वर्मा से पूछा।
सिर्फ एक गोली। आदित्य वर्मा का चेहरा इतना दर्द भरा था कि वह बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये शियुन के कानों में उसने चुपके से कहा कि यह सच है। गोली, और क्या हो सकती है? इसे लेने से आप कामुक हो सकते हैं। ये टीवी सीरियल में दिखाई जाने वाली उस दवा की तरह होगी जो बसंत के स्वाद से भरपूर होती है। ये शियुन का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। इस आदमी को इस तरह दबाया गया है। उसे अपना गुस्सा निकालना है। सीधे शब्दों में कहें तो उसे बस एक औरत के साथ सेक्स करना है। अब अस्पताल जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है और आदित्य वर्मा को मिलने के लिए बुलाना नामुमकिन है। बस यही एक रास्ता है। हालांकि ये शियुन तुरंत हिचकिचाया। वो एक जवान लड़की है। उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। इस तरह का काम तो दूर की बात है। लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। जब ये शियुन हिचकिचाई तो आदित्य वर्मा ने एक और दर्दनाक चीख निकाली। ये शियुन ने फिर से आदित्य वर्मा की ओर देखा। मजबूत मांसपेशियां, सुंदर रूप, वह इतना अमीर है कि अपनी इच्छानुसार स्पोर्ट्स कार बदल सकता है। ये शियुन को वह दृश्य याद आया जब आदित्य वर्मा ने पहले लोगों को बचाया था, खुद को कार से बाहर निकाला था और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर की ओर दौड़ी थी। कौन सा दूसरा लड़का इतना परफेक्ट हो सकता है? ओह, भूल जाओ, ये तुम हो। ये शियुन ने आह भरी, लेकिन अपना मन बना लिया। ये सही है, वह अपना बलिदान देना चाहती है। चूंकि उसने फैसला कर लिया है, अब वह संकोच नहीं करेगी। ये शियुन ने सीधे अपना पजामा उतार दिया और अंदर केवल अंडरवियर पहना, जो बेहद लुभावना था। चलो भी, ये शियुन ने आदित्य वर्मा को फिर से गले लगा लिया, तूफान के आने का इंतजार करने के लिए तैयार। तथापि जब उसने आदित्य वर्मा को गले लगाया तो आदित्य वर्मा के शरीर का दर्द बहुत कम हो गया। उसके शरीर ने संघर्ष करना बंद कर दिया और उसका लाल शरीर सामान्य होने लगा। आदित्य वर्मा को लगा कि उनका दर्द गायब हो गया है और उनके शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति अंदर से बाहर तक नया हो गया हो और उसकी हड्डियों, रक्त वाहिकाओं और मांस में गुणात्मक परिवर्तन आ गए हों। पूर्ण शक्ति। यहाँ तक कि आदित्य वर्मा की धारणा भी अधिक तीव्र हो गई। यहाँ तक कि उसकी आंखें आसपास के वातावरण को महसूस कर सकती थीं। और आदित्य वर्मा को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कोई अजीब सी चीज है। यह एक नींव की तरह था, शरीर की नींव का निर्माण। आदित्य वर्मा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सूक्ष्म और अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। व्यवस्था द्वारा दी गई नींव निर्माण की गोली वास्तव में असाधारण है, हालांकि इससे अभी अभी आदित्य वर्मा को कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन इस समय प्राप्त लाभ स्वर्ग से परे हैं। आदित्य वर्मा के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आया है, गुणात्मक छलांग पूरी हुई है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अब यह एक साधारण शरीर नहीं रहा। इसके अलावा आदित्य वर्मा की सभी धारणाएं अत्यंत तीव्र हो गई हैं और कुछ किलोमीटर के भीतर होने वाली हर चीज आदित्य वर्मा की पहचान से बच नहीं सकती है। आदित्य वर्मा भी स्वर्ग और धरती के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा की पतली पतली लहरों को महसूस कर सकते हैं। जब तक वह इसे अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, तब तक वे और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। क्या मैं उन परी उपन्यासों में वर्णित कृषक बन गया हूँ? आदित्य वर्मा उत्साह से बुदबुदाया। शरीर में आए इस बदलाव से आदित्य वर्मा बेहद हैरान और स्तब्ध रह गया और वह उस दर्द को भी भूल गया जो उसने अभी अभी सहा था। ये छोटा सा दर्द क्या है? ठंडा, अब ये सचमुच बहुत बढ़िया है। आदित्य वर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर की सभी नाड़ियां खुल गई हों और उन्हें अत्यंत पारदर्शी और अलौकिक महसूस हुआ। कोई उस पर दबाव क्यों डाल रहा है? आदित्य वर्मा इतने दर्द में थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें दबा रहा है। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। लानत है, एक औरत, बहुत खूबसूरत औरत। और आदित्य वर्मा का शरीर उत्तेजित हो गया था और इस बार वह वास्तव में इच्छा से उबल रहा था। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि यह कौन था। ये शियुन, वह उसके पास क्यों आए? और उसके कपड़े कहाँ हैं? लानत है, उसके कपड़े कब गायब हो गए? आदित्य वर्मा ने जल्दी से ये शियुन को धक्का दिया जो उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसे कसकर गले लगा रहा था। ये शियुन तैयार थी और उसने अपने कपड़े उतार दिए, तूफान के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने पाया कि आदित्य वर्मा हिल नहीं रहा है। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने उसके शरीर को दूर धकेल दिया। इस समय आदित्य वर्मा पहले की तरह पीड़ाग्रस्त नहीं दिख रहे थे और उनका मन भी शांत था। ये शियुन स्तब्ध रह गया और बोलने ही वाला था। मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
आप क्या करने जा रहे हैं? हालांकि आदित्य वर्मा ने पहले बात की। ये शियुन दंग रह गया। मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये शियुन का खूबसूरत चेहरा अचानक शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना शरीर भी उसे दे दिया और उसने उससे पूछा भी कि वो क्या करने वाली है। कितना घृणित! क्या तुम मरने वाले हो? ये शियुन ने आदित्य वर्मा को कोसा और जल्दी से अपना पजामा उठाकर अपने संपूर्ण शरीर को लपेट लिया। फिर वह बिना पीछे देखे अगले कमरे में भाग गई। टकराना! एक भारी दरवाज़ा बंद हुआ और दरवाज़ा कसकर बंद हो गया। आदित्य वर्मा! क्या बात, क्या बात? अपने फटे कपड़े देखकर आदित्य वर्मा अवाक रह गए। ऐसा लगता है कि उसे और कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। आदित्य वर्मा ने सहजता से एक साधारण पोशाक पहन ली, कमरे को साफ किया और बालकनी में चले गए। अंधेरा था, रोशनी तेज थी और रात खूबसूरत थी, लेकिन आदित्य वर्मा की नज़र में उनके सामने की दुनिया थोड़ी अलग थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया थोड़ी छोटी हो गई है। आदित्य वर्मा यहाँ ऐसे खड़े थे मानो वे विश्व के केंद्र हों। आदित्य वर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि अब वह क्या कर सकता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वह पहले से कितने गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है। नियंत्रण! आदित्य वर्मा के हृदय में नियंत्रण की भावना प्रकट हुई, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। आसपास की दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम थी, लेकिन वह लगभग हर जगह थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा का मन चला और उनके शरीर में एक अजीब सी शक्ति काम करने लगी। ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं मानो एक पल में ही आकर्षित होकर आदित्य वर्मा के शरीर में आ गईं और फिर सीधे उनके शरीर में समाहित होकर उनके शरीर की शक्ति में बदल गईं। आदित्य वर्मा को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी शक्ति थोड़ी मजबूत हो गई है। क्या ये खेती है? आदित्य वर्मा मन ही मन बुदबुदाया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह अमरत्व की साधना के रास्ते पर है। वह सोचता था कि यह बहुत रहस्यमय है, लेकिन अब उसे इस पर विश्वास करना पड़ा। आदित्य वर्मा और भी अधिक उत्सुक थे। वे सोच रहे थे कि क्या दुनिया में उनके जैसे भी लोग हैं। चाहे कोई भी हो या नहीं, केवल मजबूत होना ही कठोर सत्य था। वह अभी तक वापस नहीं आए। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने फिर बगल वाले विला की तरफ देखा। अंदर की हर चीज आदित्य वर्मा के दिल में महसूस हो रही थी। आदित्य वर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि नेहा कपूर इस वक्त वापस नहीं आई है। आदित्य वर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। आदित्य वर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और नेहा कपूर का व्हाट्सएप ढूंढ निकाला। वह कहाँ है? आदित्य वर्मा हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने संदेश भेजा। मुंबई स्नैक स्ट्रीट भी एक प्रसिद्ध रात्रि बाजार है। यहाँ रात में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। सड़क के दोनों ओर तरह तरह की दुकानें लगी हैं, जिनमें से सभी खाने पीने की हैं। सीख, बारबेक्यू, मसालेदार गर्म बर्तन, सूखा बर्तन, टेपेनिया की। लोग हर जगह हैं। हवा विभिन्न गंधों से भरी हुई है। इस समय एक बारबेक्यू स्टॉल के कोने में दो बेहद खूबसूरत महिलाएं एक के बाद एक कप पी रही थीं। मैं पूछता हूँ, आज तुम्हें क्या हुआ? प्रिया कपूर ने नेहा कपूर की ओर देखा, जो खाना बनने से पहले ही मेज पर आकर कई कप पी चुकी थी, और वह नेहा कपूर से पूछे बिना खुद को रोक नहीं सकी। कुछ नहीं, मैं बस पीना चाहता हूँ। चलो चीयर्स। नेहा कपूर कुछ भी कहने से हिचकिचा रही थी, इसलिए उन्होंने सीधे भरा हुआ वाइन ग्लास उठाया और एक और ड्रिंक पी लिया। मुझे जाने दो। क्या तुम अब भी यही सोचते हो कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ? तुम मुझसे ये बात नहीं छिपा सकते। बताओ, वो क्या बात है जो तुम्हें इतना उदास कर रही है? दोनों कई सालों से अच्छी दोस्त हैं। प्रिया कपूर स्वाभाविक रूप से नेहा कपूर को अच्छी तरह जानती थीं और जानती थीं कि नेहा कपूर को ज़रूर कोई परेशानी हुई होगी, वरना वह उन्हें शराब पीने के लिए ज़रूर नहीं कहते। नेहा कपूर ने कुछ नहीं कहा और एक और ड्रिंक पी लिया। ये दृश्य देखकर प्रिया कपूर ने फिर कहा, अगर आप मुझे नहीं बताते तो मुझे अनुमान लगाने दीजिए, क्या यह आपका परिवार है? क्या आपके माता पिता आपको फिर से दोस्त बनने के लिए कह रहे हैं? प्रिया कपूर ने नेहा कपूर से पूछा। नेहा कपूर ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। नहीं, चूंकि यह परिवार नहीं है तो फिर यह करियर है। क्या आप एक बड़े सीईओ को काम में कठिनाइयां आ रही हैं? प्रिया कपूर ने फिर कहा। हालांकि नेहा कपूर ने फिर से सिर हिला दिया। बोली कि विफलता और सनवेन का लीक होना असल में कुछ भी नहीं था। इस बार हैरान होने की बारी प्रिया कपूर की थी। प्रिया कपूर ने भौहें चढ़ाईं, उनका दिल धड़का और वे धीरे से बोले,
अगर ये परिवार नहीं है, ये करियर नहीं है, तो ये प्यार है। क्या ये हो सकता है? नेहा, तुम्हें किस आदमी से प्यार हो गया है? जैसे ही प्रिया कपूर ने ये शब्द कहे, नेहा कपूर चुप हो गईं। उनका सुंदर चेहरा इस समय शर्म से बेहद लाल हो गया और यहाँ तक कि उनकी आंखें भी दूसरी ओर मुड़ गईं। ये दृश्य देखकर प्रिया कपूर अचानक अपना संयम खो बैठीं। हे भगवान, नेहा, तुम्हें कौन सा आदमी पसंद है? बताओ, तुम्हें कौन पसंद है? स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।